हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 के क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि पाठ के बीच के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पेज नंबर 16 ये पुरानी बुक है और नई बुक के अंदर पेज नंबर 15 पे ये क्वेश्चन गिवन होंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पदार्थ क्या होते हैं। तो उत्तर क्या है, पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण हाइड्रोजन, जल आदि। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो पदार्थ होता है ना वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर जो बच्चों कण होंगे सारे हाइड्रोजन के ही होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे जितने भी कण होंगे, ठीक है। तो जल के अंदर भी सारे जो कण होंगे वो जल और ऑक्सीजन की एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। तो ठीक है, सब वो कहते हैं सभी पदार्थ जो होते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बने होते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रश्न 2, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो अब हमें समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। तो बच्चों पहले हम ऐसी एक लाइन लगा लेंगे। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले समांगी मिश्रण क्या होते हैं। समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो जो समांगी मिश्रण होते हैं ना तो उसके अंदर जो भी अवयव होते हैं उसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से देखा जाता है और विषमांगी मिश्रण जो होता है ना उसके अंदर उसके अवयव को हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया समांगी मिश्रण में अवयव समान रूप से घुल जाते हैं। अब जैसे अगर हम नमक पानी में घोले या चीनी पानी में घोले तो उसके जो कण होंगे वो समान रूप से घुल जाएंगे ना। हमें अपनी आँखों से तो उसके अवयव नहीं दिखेंगे कि चीनी अलग दिखे पानी में या पानी के कण नहीं दिखेंगे ना, हमें तो पूरा पानी दिखाई देगा। तो उसके जो अवयव होते हैं ना वो समान रूप से घुल जाते हैं और विषमांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं ना वो समान रूप से नहीं घुलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है समांगी मिश्रण से अवयव आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते। जो समांगी मिश्रण होता है ना उसके जो अवयव होते हैं उसको आसानी से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। और विषमांगी मिश्रण से अवयव पृथक किए जा सकते हैं। जो विषमांगी मिश्रण होता है ना उससे अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब समांगी मिश्रण के उदाहरण है जल में नमक, जल में चीनी आदि उदाहरण है। और विषमांगी के उदाहरण होते हैं सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन या नमक और सल्फर एवं जल और तेल या फिर मिट्टी और जल। तो ये विषमांगी के उदाहरण हो गए हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पेज नंबर 20 पुरानी बुक्स का है और नई बुक्स में पेज नंबर 18 है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उदाहरण के साथ हमें समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद करना है। तो बच्चों जो अभी हमने करा है हम इसका ही उत्तर अच्छे से देख लेंगे, दोनों में सेम उत्तर रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 18 पे हमसे पूछा गया है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों यहाँ पे हमें विलयन, निलंबन और कोलाइडल जो हैं उनके बीच में अंतर को बताना है। तो सबसे पहले हम विलयन लिख लेंगे, फिर कोलाइड लिख लेंगे और फिर निलंबन लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहला क्या है। अब बच्चों जो विलयन होते हैं ना ये एक समांगी मिश्रण होता है। जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड जो होते हैं एक विषमांगी मिश्रण होता है और निलंबन भी क्या होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा अंदर देखते हैं कि विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। वो कहते हैं विलयन के जो कण होते हैं ना उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और कोलाइडल के कणों का जो व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। वो कहते हैं कोलाइडल कणों का जो आकार होता है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। और निलंबन कणों का जो व्यास आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है। विलयन के कण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कण जो होते हैं टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते क्योंकि हैं। और कोलाइड के कण जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं और निलंबन के कण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। तो मतलब टिंडल प्रभाव सिर्फ विलयन नहीं दर्शाते हैं, बाकी कोलाइड और निलंबन जो होते हैं टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। विलयन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब कोलाइड का भी स्थायी होता है लेकिन निलंबन जो होता है अस्थायी होते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। अब वो कहते हैं छानने की विधि के द्वारा हम विलेय के जो कण होते हैं ना उनको विलयन से पृथक नहीं कर सकते। मतलब विलेय क्या हो गया हमारा, यहाँ पे नमक हो गया, और विलयन क्या हो गया, पानी हो गया। तो वो कहते हैं हम नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते छानने की विधि से, ठीक है। और अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा कणों को पृथक किया जा सकता है। वो कहते हैं कोलाइडल के जो कण होते हैं ना उनको अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा कणों को पृथक किया जा सकता है। और जो हमारे निलंबन होते हैं छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। और जो हमारे निलंबन के कण होते हैं ना उनको छानन विधि के द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब वो कहते हैं अगर हम विलयन को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो भी इसके कण जो होंगे ना वो नीचे नहीं बैठेंगे, और जो कोलाइडल होते हैं उसके भी नहीं बैठते हैं। और जो निलंबन होता है ना, निलंबन को अगर निलंबन शांत छोड़ने पर विलेय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। मतलब शांत छोड़ने से मतलब उसको बिना हिला डुलाए अगर हम उनके घोल को ऐसे ही पड़ा छोड़ दें तो विलयन होंगे उनके विलयन नीचे नहीं बैठेंगे। कण जो होते हैं कोलाइडल के भी नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट में क्या है, उदाहरण है नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, या नमक पानी का जल हो गया, चीनी पानी हो गया, ठीक है। और कोलाइडल के उदाहरण हो जाएंगे मैग्नीशियम मिल्क हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, और हमारा ये दूध हो गया, ठीक है, मंड का पानी हो गया। और जो हमारे निलंबन हो गए रेत और जल का मिश्रण हो गया, चौक का जल में मिश्रण हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बताया है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम तो सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम के जल में घोला गया है। अब हमें इस तापमान पर सांद्रता बतानी है। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम, ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जल का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि विलेय का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय के द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान कर लेंगे। तो 36 ग्राम जमा 100 ग्राम कर लेंगे तो 136 ग्राम विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। और सांद्रता निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो बच्चों अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। हमारी है 36 ग्राम बटे 136 ग्राम इंटू 100, तो हमारा आंसर 26.47 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जो कि पुरानी बुक के हिसाब से पेज नंबर 27 पे गिवन और नई बुक के हिसाब से वो पेज नंबर 19 पर गिवन। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इन पेज का। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें वर्गीकृत करना है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। बच्चों रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी एक नई चीज़ बनती है, और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पेड़ों को कटने में कोई नई चीज़ बन रही है तो नहीं बन रही है, वो तो पेड़ के कटने के बाद भी तो पेड़ रह रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन को एक बर्तन में पिघलाया जा रहा है तो कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अलमारी में जंग लगना, अब बच्चों अलमारी में एक नई चीज़ लग गई, जैसे आयरन है। अब आयरन वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसकी जगह जंग लग रहा है तो एक नई चीज़ बन गई, आयरन से जंग बन गया तो नई चीज़ बन गई। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जल का उबलकर वाष्प बनना। अब बच्चों जल उबलकर वाष्प में बदल गया, तो वाष्प बनने के बाद भी वो भाप बना, और फिर वापस वाष्प के बाद वो क्या होगा, बादल बन जाएगा, पानी में बदल जाएगा, वापस पानी धरती पर आ जाएगा। तो कोई नई चीज़ तो नहीं बनी ना, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना। अब वो कहते हैं जल के अंदर विद्युत तरंग को प्रभावित कर दिया, जिसकी वजह से जो जल है वो विघटित हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें जो पानी है उसका तो रूप ही बदल गया, उसके दो नए चीज़ें बन गई, एक हाइड्रोजन बन गई, एक ऑक्सीजन गैस बन गई, ठीक है। अब जल में साधारण नमक का घुलना, अब जल में अगर हम नमक को घोलेंगे तो बच्चों क्या है, कोई नई चीज़
बनी? नहीं, क्योंकि जल से हम नमक को आसानी से अलग कर सकते हैं। हम अगर नमक के पानी को उबाल देंगे तो क्या होगा, नमक नीचे रह जाएगा, पानी उबल जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक भौतिकी परिवर्तन है, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। ठीक है। अच्छा, फलों से सलाद बनाना, तो बच्चों फलों को काट के सलाद बनाती हैं, फल ही तो रह गए ना सर, फल कटने के बाद भी तो फल ही है ना, कोई नई चीज़ तो नहीं बनी। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है लकड़ी और कागज़ का जलना। अब लकड़ी का जलना या कागज़ का जलना, तो बच्चों ये क्या है कि लकड़ी जल गई, कागज़ जल गया। अब हम क्या उसको दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं, दोबारा से कागज़ बना सकते हैं? तो नहीं। तो ये क्या परिवर्तन हो गया, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा गया, ये बच्चों आंसर है, या देख सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये बताया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमारे आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। अब वो कह रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न करें। तो अब पूछा गया है लकड़ी, जो लकड़ी होती है, तो बच्चों लकड़ी क्या है, लकड़ी एक हमारा मिश्रण है। ठीक है। तो लकड़ी क्या है, मिश्रण है एक। फिर उसके बाद पूछा गया कोयला, कोयला भी क्या है, मिश्रण है। दूध क्या है, दूध भी मिश्रण है। चीनी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। नमक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। साबुन क्या होता है बच्चों, ये यौगिक होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी भी एक मिश्रण है। और रबड़ जो होता है बच्चों, रबड़ शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है। अब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को अगली वीडियो में करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।